All right. So today's topic that we are going to start is related to limits. ठीक है जी. Limits क्या है? Basically लिमिट को यूज करते हुए मैं आगे जाके इसको डिफाइन करने वाला हूं, बट इसको यूज करते हुए हम फंक्शन की वेरिएशन देखते हैं. अब फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज ए फंक्शन, ठीक है ना, उसमें मुझे डिटेल में जाने की जरूरत अब नहीं है. हमने डिफाइन कर लिया था, हमने इस्टेब्लिश कर लिया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें एक डोमेन है, एक रेंज है. ठीक है जी. और इसकी जो रेंज है वो डोमेन पे डिपेंड करती है. दैट मींस डोमेन में चेंजेस आती हैं तो उसके रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रेंज चेंज होता है. ऐसा ही है. अच्छा, अब यही चेंज जो है, इस चेंज को हमने थोड़ा सा देखना है, इसके ऊपर एम्फेसिस करना है, और वही चीज हमें लिमिट समझाएगा. देखिए, कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो कि कंटिन्यूअसली चेंज होंगे. कंटिन्यूअसली चेंज होने का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज होने का मतलब ये है कि डोमेन थोड़ा चेंज होगा, उसके अगेंस्ट में रेंज भी थोड़ा ही चेंज होगा. मतलब तो, अगर चेंज उस एक 1% चेंज है उधर, तो वहां पे भी 1% चेंज है, या 1.2 या 1.5, और वहां पे अगर 2% है तो उसके अगेंस्ट में फॉर एग्जाम्पल 1 से अगर रेंज 2 पे किया है तो लिमिट फॉर एग्जाम्पल 5 से 7 पे चला गया. सॉरी, ये डोमेन है, ये रेंज है. अगर किसी फंक्शन की डोमेन पे रेंज है 5, 1 पे रेंज क्या आ रही है उसकी 5, और उस डोमेन को अगर मैं चेंज करूं 1 से 2, तो ऑब्वियसली उसका रेंज भी चेंज होगा फिर 2 पे. और 2 पे रेंज कितना चेंज हुआ? 2. यहां पे चेंज आया 1 और यहां पे चेंज आया कितना? 2. तो ये कंसिडरेबली कंटिन्यूस चेंज होगा. इसी तरह से अगर मैं इसको फर्दर चेंज कर दूं, लेट्स से इसको हम लेके चले जाएं फिर 2 से 4 तक, तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चेंज आ जाए इसके अंदर 10, तो ये सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूस चेंज है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रही है. यहां पे चेंज आया 2 तो यहां पे चेंज आया 3. बात समझ रहे हो मेरी? सो द चेंज इन डोमेन एंड चेंज इन रेंज जो है वो कम से कम एक दूसरे के साथ हम रिलेट कर सकते हैं. इसके बरक्स एक चेंजेस ये हो सकती है. इसके बरक्स अगर ऐसा हो कोई दूसरा फंक्शन जो कि 4 पे 10 हो और मैं उसको 5 करूं, तो ये 10 में से 17 हो जाए. अब यहां पे चेंज कितना आया? 1. और यहां पे चेंज कितना आया? 7. अब ये चेंज बहुत बड़ा है, कंसीडरिंग दिस वन, कि डोमेन चेंज हुआ है सिर्फ 1 यूनिट और रेंज चेंज कितना हो गया है? 7 यूनिट, या उससे भी अगर ज्यादा चेंज हो, तो इस तरह की चेंजेस फिर कंटिन्यूस नहीं कहलाएंगी. इस तरह की चेंजेस को हम कहते हैं कि ये जंप करती हुई ड्रास्टिक चेंजेस हैं, ये बहुत ज्यादा चेंजेस हैं. जैसे आजकल महंगाई चेंज हो रही है, महंगाई को अगर आप टाइम के साथ फंक्शन करें तो आपको नजर आएगा कि जंप जंप हो रहे हैं, कंटिन्यूस चेंज नहीं आ रही है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले होता था किसी जमाने में कि भाई हर बजट पे 10% आगे पीछे हुए, 5% आगे पीछे हुए, तो ये हमें समझ आती थी कि यार ये बजट आ रहा है तो इसमें कोई ना कोई चीज जो है चेंज होगी, मगर उसकी रेंज चेंज होने की 5%, 10%, 2%, 3% होगी. मगर अगर कोई चीज 50% चेंज हो जाए, बढ़े या कम हो, या 100% या 200%, तो हम कहेंगे ये ड्रास्टिक चेंज है, इसने बहुत बड़ा जंप लिया है. तो दैट जंप विल से कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. ठीक है. तो लिमिट को बेसिकली हम यूज करते हैं in order to find out कि whether a given function can be considered as a continuous function or a discontinuous function. तो यूजेज समझ में होपफुली आपको लिमिट का आ गया होगा. ठीक है जी. अब हम चलेंगे आगे कि इसको मैथमेटिकली कैसे देखा जाएगा. हाउ डू वी सी इट मैथमेटिकली. अगर यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे चलूं. यहां तक किसी को कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए. जी जनाब.
अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगेन हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, इसको जरा देखेंगे हम कि ये किस तरह से बिहेव करता है। इसको अल्फाजों में पुट करना, इस लिमिट वाली चीज को थोड़ा सा रिलेटिवली समझने में मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसको मैथमेटिक्स में हम जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये मैथमेटिकली बहुत सिंपल है, सिंपल अलजेब्रा इसके अंदर यूज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है जो f of x is equal to x square minus 1 upon x minus 1। आपको कहा जा रहा है कि हाउ डज दिस फंक्शन बिहेव, कहां पे, नियर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के करीब ये फंक्शन कैसे बिहेव करता है। x इक्वल टू 1 के करीब का मतलब क्या होगा कि x जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 1 हो, x की करीब करीब जो वैल्यूज है उनको हम कंसीडर करेंगे। कैसे उनको कंसीडर करेंगे, अब अगर सिर्फ फिजिकल स्टूडेंट्स होते तो मैं तो डायरेक्टली स्लाइड पे समझा देता ये, मगर ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब इसका जो बिहेवियर समझना है, उस बिहेवियर को समझने से पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब लिमिट की सॉल्यूशन यहां पे हो रही है, अभी तक मैंने लिमिट की बात नहीं की है, मगर एक सॉल्यूशन का पैटर्न आपको नजर आएगा। पैटर्न कैसे नजर आएगा आपको, हम क्या करेंगे, अगर मैं x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूं ताकि हमें बोर्ड को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सके। कहां तक बोर्ड का एक्सेस है, ये वाली पहले वाली लाइट्स बंद कर लो। बस ठीक है, बस ठीक है, ये भी सही है। तो हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और हमने कहा था कि ये नियर x इक्वल टू 1 पे कैसे बिहेव करेगा। तो इस फंक्शन का हमने बिहेवियर देखना है x के करीब। मैंने जैसे आपको समझाया था शुरू में कि हमने देखना होता है कि फंक्शन की जो चेंजेस है, डोमेन की चेंज और रेंज की चेंज के दरमियान रिलेशनशिप हमें जो बताएगा वो फंक्शन का नेचर बताएगा कि वो कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो उस नेचर को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको अगर मैं डायरेक्टली पुट कर दूं, आपने ये काम किया हुआ है फंक्शन वाले चैप्टर में, मैं इसको कर दूं f ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, ऐसे ही होगा ना। जहां जहां पे x वहां पे 1 लिखना बंद करें, देख ले पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 0। अब याद रख लें, ये अपने पास लिख लें कहीं पे कोने पे, कि कभी भी फंक्शन जो भी हमें मिलेगा उस फंक्शन में ये वाली कंडीशन हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इसको अवॉइड करना पड़ेगा, इसको इससे दूसरी तरफ से निकलना पड़ेगा हमें। डायरेक्टली पुट किया तो 0/0 आया, ऐसी जब भी कंडीशन आएगी तो हम उस ऐसे फंक्शन में वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, सारी चीजें ये कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देख लें इधर बेटा, f ऑफ x इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूं x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स फार्मूला से ब्रेक कर दिया। आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। तो वो फार्मूला इसके ऊपर मैंने लगा दिया, फार्मूला लगाया तो x माइनस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 1 आया। अब ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1।
अब इसमें हम पुट करेंगे एफ ऑफ वन, तो ये हो जाएगा 1+1 और एफ ऑफ 1 हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली अगर वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 2। मगर हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया है कि इस फंक्शन को, इसका बिहेवियर देखिए 1 के करीब, नियर 1 आपने इसको देखना है। 1 के ऊपर तो हमने देख लिया, अब नियर 1 देखेंगे। तो ये मैं समझाता हूं आपको कि नियर 1 का मतलब क्या है। यहां पे इसका ऑर्डर पेयर भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसका अगर हम यहां पे ऑर्डर पेयर बनाए तो क्या बनेगा इस फंक्शन का 1,2 1,2 बनेगा कि 1 हमने पुट किया, डोमेन है, और 2 हमें रेंज मिला। ये मैं ऑर्डर पेयर आपको समझा चुका हूं कि पहले हम डोमेन लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रेंज लिखते हैं। अब नियर 1 की बात करते हैं कि हमने इसको एनालाइज करना है 1 के करीब। तो 1 के करीब कौन सी वैल्यूज है, क्या आप सोच रहे हो, 2 है 0 है, नहीं ना, इतना दूर नहीं जाओ ना, 2 और 0 तो बहुत दूर है 1 से। याद है पहली क्लास, कुछ करीब है ये। मतलब देखो भाई, मैं आपको समझा चुका हूं कि ये नंबर है, रियल लाइन पढ़ाया था जो पहले क्लास में, अगर जो लोग थे 0, 1 और 2 फॉर एग्जाम्पल। अब 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा है। 0.1 नहीं, 0.01 नहीं, 0.001, तो ऐसे करते करते कभी नहीं पहुंचोगे 1 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर 0.1 कंसीडर करूं तो 0.1, 2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मतलब 1 के पीछे वैल्यू क्या हो सकती है, 0.9 हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है। 1 के आगे वाली वैल्यूज क्या हो सकती है, 1.1। अगर आप कंसीडर करना चाहें 1.01 तब भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक डिजिट ले रहा हूं डेसिमल के बाद। तो ये सारी वैल्यूज क्या है, ये है नियर 1 वैल्यूज। तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यूज हमने कंसीडर कर लेनी है। अब यही वाली वैल्यूज जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने फंक्शन में पुट किया। तो जैसे टेबल प्लॉट करवाता था मैं आपसे, तो ये हो गया x और ये हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ x। इसमें हमने सबसे पहले क्या पुट किया, 0.x की वैल्यू 0.9 पुट की, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1.9, क्योंकि x +1 करेंगे ना, तो x की वैल्यू 0.9 +1 1.9। फिर हम इसमें पुट कर दें फॉर एग्जांपल 1.1 पुट करो ना, पूरा लेके चलो, 1.1 पुट करो तो उस पे हमें क्या मिला 2.1। ठीक है जी। इसी तरह से 0.99 पुट करवाया है इन्होंने, ये मैं डायरेक्टली बुक वाली वैल्यूज ले रहा हूं, आप चाहे तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बुक से देख सकते हो। 1.99। अब ये 1.9 और 1.99 में क्या फर्क है, ये मतलब है 0.90 ये 90 होगा और ये 99 है, ये 1.90 है और ये 1.99 है। ठीक है जी, मतलब 0.9 का डिफरेंस है, ये याद रखिएगा, 0.09 का डिफरेंस है। इसी तरह से फिर 1.01, ये हमने 1.1 पुट किया था, फिर 1.01 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2.01। मतलब ये हो गया 2.1, ये हो गया करीब 2 और ये 2.01। तो हर एक में डिफरेंस आपको नजर आता रहेगा। इसी तरह से 1.001 कर दो तो इस पे आपको क्या मिलेगा 2.01
0 0। जैसे मैंने कहा था कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो हम ये करीब करीब वैल्यूज ले रहे हैं। ये सारी वैल्यूज जो हमने ली है, ये सारी की सारी वैल्यूज 1 के करीब है, और इसके रिजल्ट में हमें ये वैल्यूज मिल रही है। हम एनालाइज करेंगे कि ये वैल्यूज क्या है। ठीक है जी। इसी तरह से बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई है, आप इसको 0.9999 करते जाओ तो ये हो जाएगा, कितना होगा, 1 पॉइंट, जितने 9 इधर है उतने 9 वहां है। मुझे बता दो कि ये वाली वैल्यूज किसके करीब आ रही है। डोमेन 1 के करीब आ रहा है, ऐसे ही है, और रेंज किसके करीब आ रहा है, 2 के करीब आ रहा है, क्योंकि हमारा जो यहां पे डोमेन था वो क्या था, 1 था। उस 1 पे हमें रेंज क्या मिला, 2 मिला। अब अगर 1 के करीब वाली डोमेन पुट करेंगे तो हमें रेंज क्या मिलेगा, 2 के करीब। अब कनेक्शन समझ आ रहा है, कनेक्शन समझ आ रहा है। तो मुझे बताओ कि इसके अंदर कंटिन्यूटी है या नहीं है। कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी इसके अंदर है। तो अब ये जो मामला लिखा हुआ है ना, इसको हमने मैथमेटिकली लिखना है। ये लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुत बहुत बड़ा डेटा लिखा हुआ है ये। इसको आप करते जाओ तो बहुत ज्यादा डेटा लिखेगा। इसको जनरलाइज करना है, इसका लॉजिक बताओ। प्रोग्रामिंग करते हो ना, लॉजिक बनता है ना हर चीज का। तो इसका लॉजिक क्या बनेगा, लॉजिक आप बता चुके हो कि डोमेन 1 के करीब जाता है तो रेंज 2 के करीब पहुंचता है। मतलब डोमेन 1 के करीब पहुंचता है और रेंज 2 के करीब पहुंचता है, और वेरिएशन इसी के दरमियान है या इसके आगे पीछे है। 1 से कभी डोमेन आगे जा रहा है, कभी 1 से डोमेन पीछे जा रहा है, तो उसके नतीजे में रेंज भी कभी 2 से पीछे जा रहा है तो कभी 2 से आगे जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अब इस चीज को डिफाइन करने की बात यहां पे लिखी हुई है। अगर मैं आपके लिए ये पढ़ लूं यहां पे, तो देखें क्या है। हम ये कहते हैं कि वी से दैट फंक्शन अप्रोचेस द लिमिट। इसकी लिमिट क्या है, मतलब ये कहां, इससे ये ज्यादा से ज्यादा इसकी ओरिजिनल फंक्शन जो है, इसकी लिमिट क्या है, 2 है ना। इसकी लिमिट क्या है, 2 है, मतलब ये 2 के करीब ही रहेगा। ठीक हो गया, जो एग्जैक्ट वैल्यू हमने इसमें पुट की है। तो इसकी हम कहेंगे कि फंक्शन जैसे ही अप्रोच करता है, द फंक्शन अप्रोचेस द लिमिट एज x अप्रोचेस टू x नॉट। अब ये x नॉट क्या है, मतलब ये है बेटा, देखें इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट, तो फंक्शन अप्रोचेस टू दिस। अब इस चीज को मैं समझाता हूं आपको। इसको अगर मैं यूं लिखूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो उस वक्त फंक्शन किस पे अप्रोच करता है, फंक्शन अप्रोचेस टू 2। तो मतलब इसकी लिमिट क्या हुई, इसकी लिमिट हुई 2, और इसके अंदर x नॉट की वैल्यू क्या हुई, 1। तो जैसे ही डोमेन, और डोमेन ऑब्वियसली क्या है, x डोमेन है, तो डोमेन जैसे ही 1 के करीब पहुंचता है तो रेंज या लिमिट, रेंज बेसिकली क्या होता है, लिमिट है ना एक किस्म का, कि भाई ये रेंज का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक, वो क्या बताता है, बेसिकली लिमिट बताता है ना वो। अब आपको समझ में आ रही है बात। और ये जो एरो का मतलब है, ये इसको हम पढ़ते हैं अप्रोचेस टू, मतलब उसके करीब पहुंचता है, या टेंड्स टू, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। सो लिमिट को जब भी आप देखें तो उसका मतलब पीछे से ये होता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू 1 के करीब पहुंचेगी, ये देखो x की वैल्यू 1 के करीब पहुंच रही है, तो फंक्शन कहां पहुंच रहा है, फंक्शन 2 पे पहुंच रहा है, ये 2 पे पहुंच रहा है ना। 2 के करीब पहुंचने को भी क्या कहेंगे, 2 पे पहुंच रहा है।
ठीक है, आप जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाता है यूनिवर्सिटी से और आपके घर के, तो आप करीब करीब पहुंचते जाते हो, तो ये भी इस एक किस्म की लिमिट ही है, ये भी एक किस्म की लिमिट है। फॉर सपोज आपको घर से यहां तक 15 मिनट लगता है, तो जैसे जैसे टाइम 15 मिनट के करीब पहुंचता जाएगा तो आपका जो डेस्टिनेशन डिस्टेंस है वो भी क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो ये लिमिटिंग है। तो कोई चीज आके पहुंच जाए कहीं पे या पहुंचने वाली हो तो वो लिमिट के दायरे में आता है। होपफुली ये मैं आपको अल्फाजों में समझा पाया हूं। ये अल्फाजों में पुट करके बताना और समझना थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल हो जाता है, बट आप ये अप्रोचेस वाली कहानी यहां से समझ सकते हो और देख सकते हो। ठीक है जी, लिखें इसको, लिखें इसको जी, पहले लिखो इसको, पिक्चर लेके फिर ग्रुप में भी भेजो, मगर पहले इसको लिख लो। अच्छा एक चीज और, इसमें साथ में हम ये जो फंक्शन ओरिजिनल लिखा हुआ है उसको भी हमने लिखना है ना, वैसे एक चीज और लिखवा दूं उसके बाद। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस चीज का मतलब क्या हुआ, ये तो हमने लिख लिया, गिवन फंक्शन का एक मतलब ये हुआ, दूसरा मतलब ये भी हो सकता है लिमिट x टेंड्स टू 1, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो अब देखें लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 किसके बराबर होगा, 2 के। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो रेंज मिलती है उसको हम लिमिट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब लिखें, अब लिखें, अब ये लिमिट्स हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। लिख लिया बिकॉज पिक्चर बनेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की लिमिट x टेंड्स टू x नॉट
f of x will be equal to limit. अगर डोमेन अप्रोच करेगा x नॉट को, x नॉट कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे पिछले एग्जांपल में क्या वैल्यू थी x नॉट की 1, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या कोई और नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। जैसे ही ये इसके करीब जाता है तो फंक्शन की वैल्यू कहां तक पहुंचती है, लिमिट तक, उसकी लिमिट तक पहुंच जाती है। और ये लिमिट यहाँ पे जो बेसिकली इसको आप रेंज के तौर पे कंसीडर कर रहे थे, या रेंज इसका हो सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब कुछ फंक्शंस हमने टाइप्स पढ़े थे, उसमें एक फंक्शन था ऐसा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है, नहीं, अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस फंक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है, इस फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। याद है सबसे पहला फंक्शन मैंने यही करवाया था। आइडेंटिटी क्यों है कि जो डोमेन की वैल्यू पुट करोगे रेंज पे भी वही मिलेगा, तो सेम सेम चलता रहेगा, चेंज नहीं होगा, चेंज होगा मगर सेम सेम चेंज होगा, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, सिमिलर वैल्यूज आ रही है। डोमेन और रेंज जब सिमिलर आ जाए तो वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। अब इस आइडेंटिटी फंक्शन में अगर हम लिमिट पुट कर दें, इसके ऊपर अगर लिमिट अप्लाई कर दें, इस फंक्शन के ऊपर हम कहें लिमिट x टेंड्स टू x नॉट f ऑफ x, तो इसकी लिमिट किसके बराबर होगी, इस पे हमने लिमिट अप्लाई किया, किसके बराबर होगा लिमिट इसका, जो इसका डोमेन है वही होगा, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसे होता है, तो इसीलिए हम कहेंगे यहां पे भी क्या आ जाएगा, x नॉट आ जाएगा। मतलब हम कहेंगे हेयर जो लिमिट आएगा वो x नॉट के बराबर ही आएगा। तो ये एक किस्म का फंक्शन है जो कि आगे जाके आपको मिल सकता है। ठीक है जी। दूसरा इसी के अंदर लिखा हुआ है कांस्टेंट फंक्शन, ये है आइडेंटिटी फंक्शन। नंबर 2 आप इसमें लिख सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ये भी बताया था मैंने, करवाया था अगर किसी को याद हो तो। मतलब डोमेन चेंज होता रहेगा, रेंज चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, और के क्या है, कांस्टेंट है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो इसका मतलब है के इज कांस्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, इसके ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स, वैल्यू क्या आएगी, लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे कांस्टेंट के ही आएगा। क्योंकि देखो भाई, अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 और आपको कहा जा रहा है इसके ऊपर, इसको चेक करो नियर एक्स इक्वल टू 1 पे, नियर कहां पे, x इक्वल टू 1 पे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू 2, दैट मींस f ऑफ 1 इक्वल टू 2। क्योंकि यहां पे x है ही नहीं, तो ये 1 कहां पुट करें, हम कहीं नहीं पुट कर सकते, तो ये कांस्टेंट 2 का 2 ही रहेगा। तो कांस्टेंट का मतलब है जो फंक्शन की वैल्यू पहले गिवन है वो हमेशा वही रहेगी। ये रेंज को कहीं, डोमेन को कहीं भी चेंज करते रहो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद कुछ और फर्दर लिमिट के रूल्स पढ़ते हैं, लिखना फिलहाल बंद करें, देखते जाएं। आपको समझ आ रही है बात कुछ? अच्छा जी, तो लिमिट के कुछ रूल्स यहाँ पे गिवन है, इन रूल्स को वापस लिखना पड़ेगा मुझे। yes. अच्छा जी, चले इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो कंसीडरेशन कीजिए कि लेट से एल एम और कौन से कांस्टेंट यूज हो रहे हैं आगे हमारे पास, सी और के बिलोंग्स टू आर।
ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, मतलब ये कांस्टेंट है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल। और अगर ऐसा हो एंड लिमिट x टेंड्स टू क्या है, c, फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x एक फंक्शन है जिसमें हम लिमिट कहां तक लेके जा रहे हैं, c लिमिट हम पुट कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉर सपोज l, कोई भी आंसर आ रहा है ना यार, उसको हम लिख रहे हैं l से। और दूसरा फंक्शन है जिसमें लिमिट x टेंड्स टू c और उसका फंक्शन का नाम क्या है, g, और ये अप्रोच करता है कहां पे, m पे। अगर इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी दो फंक्शन कंसीडर किए जिनके ऊपर लिमिट अप्लाई की है, तो उनके दो आंसर्स आए, एक का आंसर आया है l, दूसरे का आंसर आया है m, दोनों में लिमिट क्या पुट की है, c पुट की है। f ऑफ x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, g ऑफ x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, ये क्लियर, ये अजम्पशन की हमने। अब इन दो फंक्शंस के ऊपर रूल्स अप्लाई करेंगे, हम रूल्स बनाएंगे हम इनको यूज करते हुए। पहला रूल है सम रूल। कौन सा रूल है, मतलब अगर दो फंक्शंस एड हुए हों और उनके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी हो, तो क्या कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिमिट है x टेंड्स टू c और फंक्शंस है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब अलग अलग इन फंक्शंस पे लिमिट जो हमने अप्लाई की उनके आंसर्स क्या है, इसका आंसर है l और इसका आंसर क्या है m, तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया, दिस इज सम रूल, ठीक है जी। इसी तरह से डिफरेंस रूल है, तो यहीं पे माइनस लगा दो, प्लस माइनस सम स्लैश डिफरेंस रूल कर दो इसको। मतलब अगर दो फंक्शंस हैं जिनका लिमिट सेम है, ये याद रखिएगा, लिमिट दोनों का क्या है, लिमिट सेम नहीं होगा तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये फिर दूसरे तरीके से होगा। अगर लिमिट सेम है दोनों का और दोनों एड हुए हैं, तो दोनों का जो आंसर है वो डायरेक्टली एड या सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये आगे करेंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कांस्टेंट की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको दूसरी जबानों में। तो लेट्स से हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन है f ऑफ x। क्या फंक्शन है, f ऑफ x, इसका आंसर क्या था, l। अगर इस फंक्शन के साथ मैं क्या कर दूं, k मल्टीप्लाई कर दूं, कांस्टेंट k इसके साथ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। याद रखें, फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन करवाई थी मैंने आपको, नॉर्थ में क्लास लिया था मैंने, वो ऑनलाइन करवाया था कि फंक्शन को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो फंक्शन क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, उसकी जो टाइमिंग है वो क्लोज हो जाता है वो, ठीक है। इसको कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग समझाई थी मैंने आपको, तो ये कंप्रेशन है एक किस्म की। तो अगर फंक्शन इधर कंप्रेस हो रहा है तो उसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, बात समझ में आई। तो इस तरह से इसके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। इसी तरह से फिर प्रोडक्ट और कोशेंट रूल है। ऑब्वियस है कि अगर दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं तो उनका जो लिमिट है वो भी क्या हो जाएगा, उनकी भी प्रोडक्ट हो जाएगी। सो f ऑफ g मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x, तो इसका मतलब है l मल्टीप्लाइड बाय, l और m कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे पिछले फंक्शन उसमें लिमिट में 2 थी l की वैल्यू। इसी तरह से कोशेंट रूल, कोशेंट को डिवीजन भी कहते हैं, बात समझ आ रही है, कोशेंट स्लैश डिवीजन रूल। तो ये हो जाएगा f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, दो फंक्शंस की डिवीजन हुई है और उनके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी हमने, लिमिट x टेंड्स टू c
तो इसका मतलब भी वही हो जाएगा कि पहले का आंसर है एल और दूसरे का आंसर है एम, तो एल अपॉन एम हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल और कॉमन सेंस को यूज करते हुए ये सारे रूल्स जो है स्टेब्लिश हुए हुए हैं। ठीक है जी। इसी तरह से फिर पावर रूल है कि अगर फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो उसकी लिमिट के ऊपर भी पावर आ जाएगा। हाँ, इधर है, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि डिवीजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर m इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो भाई अगर यहाँ पे m की वैल्यू 0 हो जाए तो l अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो इंफिनिटी मतलब क्या हुआ, अनडिफाइंड हो गया ना। तो अनडिफाइंड से बचना है हमने ना, तो हम कहेंगे यार ये अगर रूल अप्लाई करना है तो अनडिफाइंड पे नहीं लेके जाना, अनडिफाइंड में लेके जाओगे तो रूल अप्लाई नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है तो इस तरह से लिखा जाता है। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, 3 रूल ये भी पढ़ा दूं मैं क्या, बाकी कितने बचे हैं इसमें, 2, इसमें जगह नहीं है बोर्ड पे। ये कौन सा वाला साइड है, ये वाला मतलब लिख सकते हैं ना। नंबर 6, पावर रूल। पावर रूल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू l, ये अगर फंक्शन है और अगर इस फंक्शन के ऊपर हम इसके ऊपर कोई पावर अप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल पावर क्या अप्लाई की हुई है इन्होंने, चलो n ऊपर डिफाइन नहीं किया हुआ इन्होंने, नया वेरिएबल लेके आए लेकिन ऊपर डिफाइन नहीं किया हुआ। ये बात समझ में आ रही है। ये देखिए ये डेफिनेशन थी, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या है, ये प्रोग्राम में वेरिएबल डिफाइन करते हो ना कि ये कौन सा वेरिएबल होगा, ये हमने डेफिनेशन की थी, ये भी प्रोग्राम है किस्म का। तो चले यहाँ पे एन भी लिख लेते हैं ताकि एन भी डिफाइन हो जाए। तो इसके ऊपर अगर हम होल पावर एन लगा दे तो इसकी लिमिट के ऊपर भी वो पावर आ जाएगा, तो जो पावर इधर आया वो पावर वहां पे आंसर पे भी हमें मिलेगा। ठीक है जी। इसी तरह से रूट रूल, जो रूट नहीं, रूट रूल का मतलब क्या होता है, रूट हम अंडर रूट को रूट कहते हैं बेसिकली ना, तो उसका मतलब ये होता है अंडर रूट का पावर जो होता है वो क्या कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, लेट से हमारे पास है लिमिट